युवाओं में अब हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। आए दिन हम देखते हैं 25 साल का युवा जिम गया, जिम करते करते उसको अटैक आ गया। हम देखते हैं कि बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं, बैडमिंटन खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, खड़ा खड़ा ही गिर गया। हमने शादी के वीडियो देखे हैं, घोड़ी पे बारात आ रही है और बारात आते आते ही वो दूल्हा एकदम से बेसुध हो जाता है, गिर जाता है। हार्ट अटैक, The heart attacks, heart attack, अचानक हार्ट अटैक। इनका कारण क्या है? हमें कैसे इससे हम उभरें? बहुत आम तौर पे आजकल देखा जा रहा है कि लोग जिम के लिए भी डिस्करेज हो रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए कि ये जिम जा रहे हैं और अटैक हो जा रहा है सर। लेकिन ये बहुत कम केसेस होते हैं और ये केसेस के पीछे की कहानी होती है। कह सकते हैं कि कोरोना ही इसका एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि आज युवाओं में अटैक आ रहा है। सर पूरी तरह से कोरोना को ब्लेम करना सही नहीं होगा। गैस होती है और पता लगता है। अभी हमने रिसेंट में एक केस देखा था, एक व्यक्ति का जी घबराया, उसको गैस हुई, उसने टेबलेट ले ली, वो समझा मुझे गैस, लेकिन अचानक उस गैस से ही उसको अटैक आया और वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। हार्ट अटैक और गैस को प्लीज़ अलग रखिए, क्योंकि गैस आपको मौका देगी, हार्ट अटैक आपको बार बार मौका नहीं देगा। आज की लाइफ स्टाइल में जो बहुत ज़्यादा चेंज आया है वो ये आया है कि स्मोकिंग की तरफ युवाओं का और आमतौर पर सभी का रुझान बढ़ चुका है। अल्कोहल सेवन ज़्यादा हो चुका है और जंक फूड, वो भले ही अल्कोहल हम नहीं ले रहे हैं तो भी जंक फूड। तो क्या इन सब चीज़ों का हमारे हृदय के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है? अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सर डाइट तो बहुत मेजर फैक्टर है और प्लस लाइफस्टाइल, ये दोनों मिला दिया जाए तो आपका लगभग 80% रिस्क कम हो जाता है अगर आप इसको सुधार लें तो। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हर व्यक्ति को अब 35 साल की उम्र के बाद अपनी पॉकेट में रखना ही चाहिए कि कभी उसको ऐसा लगे तो वो तुरंत उसको निकाल के खा जाए? तो एक हम दवाई का कॉकटेल बोलते हैं सर, जिसमें 3 दवाइयाँ बेसिकली आती हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो, पॉडकास्ट विथ एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लगातार हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, नॉलेज से भरपूर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री केजीएमसी कॉलेज लखनऊ से पूर्ण की और लगभग 5 साल से ज़्यादा का इन्हें कार्डियोलॉजिस्ट का अनुभव रहा। आज हमारे इस पॉडकास्ट शो में बड़े आदर और सम्मान के साथ आप सबको मिलाना चाहूँगा। हमारे बीच उपस्थित है मेजर डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह जी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। सर, आपका आज हमारे पॉडकास्ट विथ एचएस शो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने निमंत्रण दिया मुझे आपसे वार्तालाप करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वार्ता से आपके श्रोताओं को बहुत फ़ायदा होगा। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल सर, मैं स्वस्थ हूँ, आपकी दुआ है। सर, मैं जानना चाहूँगा आप बेसिकली कहाँ से हैं? सर बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, मेरे लेकिन पारिवारिक रूट्स जो बोलेंगे पुश्तैनी, तो हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है एक जी। तो हम लोग वहाँ से ओरिजिन है बेसिकली, लेकिन हम लोग दिल्ली में ही सेटल्ड हैं अभी तो आप दिल्ली भी कह सकते हैं। जी सर, आज हमारा जो विषय है पॉडकास्ट का, दर्शकों को जिस प्रकार मैंने बताया है, दर्शकों को मैंने ऐसा ही बताया है कि ये पूरा शरीर जो चल रहा है वो हमारी धड़कनों से चल रहा है। ये धड़कनें जब तक हमने संभाल रखी है तब तक हम चल फिर पा रहे हैं। तो आज हम पूरी बात करेंगे हृदय रोग संबंधित। मैं सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैंने आज तक सुना है डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, आपके नाम के आगे लगता है मेजर डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह। ये मेजर आपके आगे क्यों लगता है? सर मेजर लगने के पीछे मेरी एक सर्विस है जो मैंने अपने फ़ौज के लिए दी है सर, और उसके लिए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ हमेशा कि मैंने अपने फ़ौज के लिए कुछ समय निकाल पाया अपने जीवन में से, और वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है सर, जिसमें मैंने लद्दाख, सियाचिन सब जगह पोस्टिंग काटी है। मैंने एज अ कैप्टन ज्वाइन किया था अपना पढ़ाई करने के बाद फ़ौज को, और मैंने एज अ मेजर फ़ौज से निवृत्त ली है सर, ताकि मैं आगे का लोगों की सेवा कर सकूँ। जी, बहुत अच्छी बात है सर। हमारे देश की रक्षा करते हैं फौजी, और उनकी रक्षा करी आपने, आपको हमारा सल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मानव जाति के लिए हृदय रोग संबंधित जानकारी क्यों जरूरी है? हृदय की केयर क्यों जरूरी है?
हेमंत जी देखिए, बहुत सीधा सा सवाल है। हमारे पास 2 फेफड़े हैं, 2 किडनी हैं, दिल एक है। जी। इसका हमें ख्याल रखना है। ये हमारा पंप हाउस है दिल का। दिल जो है पूरे शरीर में खून को प्रभावित करता है सर। यही पंप कर रहा है जिसकी वजह से दिन रात काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। जी। हम सोते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं सोता है, वो जी। काम कर रहा है उस समय भी, और उसी क्षमता से कर रहा है ताकि आप जीवित उठें अगले दिन। तो इसके लिए हमें भी ध्यान देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है, जीवन शैली बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। आए दिन हम देखते हैं जो आयुर्वेदिक संबंधित लोग होते हैं वो नुस्खे भी बताते हैं कि आप जो खान पीन कर रहे हैं इससे बहुत तकलीफ आ रही है। क्या लाइफ स्टाइल का हृदय केयर से कुछ संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। लाइफस्टाइल हो गया, डाइट हो गया, इस सब का लगभग 80% संभावना आप कम कर सकते हैं अगर आप लाइफस्टाइल और डाइट पे ही मॉडिफाई कर दें। अगर आप अपने परिवर्तन लाएं लाइफस्टाइल में या डाइट में, जिस तरह के घी तेल या जंक फूड का आजकल सेवन हो रहा है, या स्मोकिंग का चलन चल रहा है, तंबाकू का चलन चल रहा है, इससे हृदय रोग की बीमारियां आजकल जो पहले 55-60 की उम्र में होती थी वो आज 30-35 की उम्र में भी मिलती हैं। जी। तो इसमें बदलाव लाने से तकरीबन 80% तक आप बदलाव ला सकते हैं हृदय रोग में। जी। सर अभी आप जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो हार्ट केयर संबंधित मोस्टली हम देखते हैं, ऑपरेशन की बात करें तो एंजियोप्लास्टी होता है, एक बाईपास सर्जरी होता है, तो ये सभी आप करते हैं? नहीं सर, 2 अलग अलग विभाग हैं ये। जी। एक होता है सर कार्डियोलॉजी विभाग, जिसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक सब स्पेशलिटी बोलते हैं, जिसमें हम लोग स्टेंट या फिर जैसे आपके डिवाइसेस आते हैं या दिल में छोटे सुराख होते हैं तो उनको डिवाइस से क्लोज करते हैं, जो तार या कैथेटर के माध्यम से करते हैं बिना काट पीट के, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जी। जिसमें हम लोग सीना चीर के कुछ ऑपरेशन करते हैं हार्ट का, उसको हम लोग कार्डियोलॉजी के सर्जन्स बोलते हैं, जी। जिसको CTVS सर्जन भी बोला जाता है। तो वो बाईपास जो है CTVS सर्जन करते हैं, और जो स्टेंट हो गए या फिर आपके बलून एंजियोप्लास्टीज हो गई वो एक कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये 2 अलग अलग विभाग हैं, एक सर्जरी विभाग है और एक आपका इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग है। जी। जी। तो अभी सर जब से हम देख रहे हैं कि ये काटापीटी का बहुत मामला कम होता आया है, एक लेप्रोस्कोपी जैसे सर्जरी आ गई है, क्या उसी प्रकार से पहले ये कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरी थी, बाद में इसका जन्म हुआ है स्टंट वाले बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल सही आपने बताया हेमंत जी। पहले सर्जरी ही ऑप्शन होता था मरीजों के पास, और सर्जरी के बाद होता क्या है कि जब एक जनरल सर्जरी होती है तो आपको बेहोश भी किया जाता है, हो सकता है आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाए, हो सकता है आपको रिकवरी में ज़्यादा टाइम लग जाए। जी। इसमें क्या होता है कि आपको अटैक आया, हमने आपका अगर ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज का सफाई किया, उसमें स्टेंट लगाया, बलून से एंजियोप्लास्टी किया, तो हो सकता है आप अगले दिन ही डिस्चार्ज चले जाएं और चलते हुए जाएं। जी। तो इसमें मरीज़ का डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है, रिकवरी टाइम भी बहुत कम हो जाता है। जी। तो इस तरीके से देखें तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के ये फ़ायदे हैं। जी। सर अभी आपने बताया था लाइफ स्टाइल को लेकर हमारी बात हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में जो बहुत ज़्यादा चेंज आया है वो ये आया है कि स्मोकिंग की तरफ युवाओं का और आमतौर पर सभी का रुझान बढ़ चुका है, अल्कोहल सेवन ज़्यादा हो चुका है, और जंक फूड, वो भले अल्कोहल हम नहीं ले रहे हैं तो भी जंक फूड। तो क्या इन सब चीज़ों का हमारे हृदय के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है? अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है? सर डाइट तो बहुत मेजर फैक्टर है, और प्लस लाइफस्टाइल, ये दोनों मिला दिया जाए तो आपका लगभग 80% रिस्क कम हो जाता है अगर आप इसको सुधार लें तो। पर हमारे देश में एक प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि प्रॉक्सी एड्स बहुत हैं। वो तम्बाकू के नाम पे कुछ और एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जनता में परसेप्शन ये जा रहा है कि तम्बाकू खाने से कुछ नया चीज़ हो जा रहा है उनकी हेल्थ को, जो कि मुझे लगता है उससे गंभीर विचार करना चाहिए और उससे युवाओं को दूर रहना चाहिए। पर हमारे देश में उससे रेवेन्यू जनरेशन होता है शायद, और उसको प्रॉक्सी एड्स बोलते हैं। गवर्नमेंट ने बैन तो की हैं, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे आपका सिगरेट स्मोकिंग की एड्स हों, बट वो प्रॉक्सी एड्स के माध्यम से कंपनी उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करती हैं युवाओं के बीच में, तो जिससे इसकी मात्राएं बढ़ रही है युवाओं में। सर कोलेस्ट्रॉल वर्ड हम बार बार सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है। वास्तविकता में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? क्या इन सब सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? सर बिल्कुल, जो आपका खाना पीना है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके कोलेस्ट्रॉल का, प्लस आपकी जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करती हैं। पर अगर आप जेनेटिक्स तो आप बदल नहीं सकते हैं सर, आप जो बदल सकते हैं वो खान पीन बदल सकते हैं अपना। अगर आप खाने पीने में अपना बदलाव लाएंगे तो कम से कम वो रिस्क आप कम कर पाएंगे। जी। तो अगर ये भी लोगों में भ्रम रहता है कि हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, तो मैं ये भ्रम भी आपके माध्यम से दूर करना चाहूँगा कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खा रहे हैं, ऊपर से आप ये सब भी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, वो आपका रिस्क बढ़ा के ही रखेगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा सर खाने पीने में। ये होता क्या है सर कोलेस्ट्रॉल?
सर कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे कई तरह से बना होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है, एक ट्राइग्लिसराइड्स होता है। तो ये कई माध्यम के कोलेस्ट्रॉल्स की एक वैल्यू होती है। एचडीएल बोलें तो हम आम भाषा में बोल सकते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये नॉर्मली 40 से ऊपर होना चाहिए किसी भी आम इंसान में। और अगर हम एलडीएल की बात करें तो उसको आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कह दिया जाता है। अगर उसकी मात्रा 100 से ऊपर है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पर यही मात्रा की लिमिट जो है एक अटैक वाले मरीज़ में डिफरेंट होगी एक हेल्दी मरीज़ के मुकाबले, हेल्दी इंडिविजुअल के मुकाबले। तो हेल्दी इंडिविजुअल में हम 100 का टारगेट रखते हैं, अगर किसी को अटैक आ गया तो उसके लिए हम 70 या 50 का भी टारगेट रखते हैं। अलग अलग गाइडलाइंस अलग अलग निर्धारित करते हैं रिस्क देखते हुए कि मरीज़ को कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। साथ ही में मैं एक पॉइंट आपके लिए और जोड़ देता हूँ कि एक आजकल नई चीज़ आती है कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशो। जी। इससे भी आप अपना रिस्क पता कर सकते हैं। आमतौर पे 3.5 से कम होना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। जी। तो जैसे मरीज़ होते हैं डायबिटिक के या फिर आपका ओबेसिटी के मरीज़ हैं, तो कई बार एलडीएल नॉर्मल है तो बोल सकते हैं हमारा तो एलडीएल नॉर्मल है, हम स्वस्थ हैं, हमें नहीं कुछ करना है। पर अगर लेकिन आप उनका कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशो देखेंगे तो हो सकता है वो 3.5 से ज़्यादा हो। जी। तो वो भी एक मार्कर है, खासकर डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें ओबेसिटी आता है या बीपी आता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशो होना दिखना ज़रूरी है। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना वो भी देखें, सिर्फ एलडीएल पे टारगेट ना करें। एक सर एज के अकॉर्डिंग भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता घटता है? बिल्कुल, आमतौर पे हम 40 के आसपास का बताते हैं, क्योंकि एडल्ट जो हैं जिसमें हार्ट रिस्क बढ़ने लगा है आजकल। पहले ये 50-60 के ऊपर होता था हार्ट रिस्क, अब वो 35 से 40 में आ गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया एलडीएल की मात्रा 100 आप रफली टारगेट रख सकते हैं। हर एक एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टारगेट्स होते हैं। तो 40 प्लस में आप 100 का टारगेट रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। एक ट्राइग्लाइसराइड वर्ड भी आपने अभी सर लिया था। जी, ये ट्राइग्लाइसराइड और कोलेस्ट्रॉल अलग अलग डिफरेंट चीज़ है? कोलेस्ट्रॉल सर एक बड़ी फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एक पेड़ समझ लीजिए जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं सर। कोलेस्ट्रॉल ब्रांच बड़ा ट्रंक हो गया, उसकी जो ब्रांचेस हुई उसमें आपका एचडीएल आ गया, एलडीएल आ गया, ट्राइग्लिसराइड्स आ गया, वीएलडीएल आ गया। तो ये सब ग्रुप्स हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के। जी। जी। तो सर ये जो कोलेस्ट्रॉल आप बता रहे हैं, कहते हैं जेनेटिक्स भी इसमें रोल करता है। तो क्या मेरे परिवार में किसी को अटैक आया हो या मेरे परिवार में किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा हो तो क्या उसका सर मेरे ऊपर भी आ सकता है? निश्चित तौर पे आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री क्या है। किसको हम बोलें कि मेरे परिवार में जो अटैक आया है वो मेरे लिए कितना सिग्निफिकेंट रहा। तो उसमें ये है कि सर अगर पुरुषों की आयु, आपके परिवार में किसी को 55 से कम है, किसी को अटैक या स्ट्रोक, जिसको ब्रेन का अटैक भी बोल सकते हैं आप, अगर हुआ है तो वो आपका हार्ट रिस्क बढ़ा देता है। ये पुरुष के लिए है। अगर मैं महिला की बात करूं, अगर आपके परिवार में किसी महिला को 65 से पहले अटैक या स्ट्रोक हुआ है तो वो भी आपको एक रिस्क पे बढ़ा देता है। वो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री कहा जाता है। किसी को 70 साल या 75 साल में कुछ हुआ है आपके परिवार में तो वो तो एक नेचुरल कोर्स है, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है। बट रिस्क आपका कब बढ़ता है? जब आपके घर में किसी पुरुष को 55 से नीचे या महिला को 65 से नीचे अटैक, जिसको हार्ट अटैक बोल रहे हैं, या हम लोग स्ट्रोक, ब्रेन का जिसको अटैक बोलते हैं, लकवा फालिश बोलते हैं, तो इसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं रिस्क। और निश्चित तौर पे ये आपका रिस्क बढ़ा देता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपका रिस्क आम पॉपुलेशन के हिसाब से कम 5 गुना बढ़ जाता है, 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। जी। फिर भी सर हम देख रहे हैं आए दिन अचानक युवाओं में अब हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। आए दिन हम देखते हैं 25 साल का युवा जिम गया, जिम करते करते उसको अटैक आ गया। हम देखते हैं कि बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं, बैडमिंटन खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, खड़ा खड़ा ही गिर गया। हमने शादी के वीडियो देखे हैं, घोड़ी पे बारात आ रही है और बारात आते आते ही वो दूल्हा एकदम से बेसुध हो जाता है, गिर जाता है। तो इनका कारण क्या है? हमें कैसे इससे हम उभरें? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बहुत आम तौर पे आजकल देखा जा रहा है कि लोग जिम के लिए भी डिस्करेज हो रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए कि ये जिम जा रहे हैं और अटैक हो जा रहा है। सर लेकिन ये बहुत कम केसेस होते हैं और ये केसेस के पीछे की कहानी होती है। कोई जिम करने से नहीं मृत्यु हो रही है। मैं लोग जिम को डिस्करेज करना नहीं चाहूँगा मैं आपके माध्यम से। जिम एक अच्छी हैबिट है, फिजिकल एक्टिविटी एक अच्छी हैबिट है, बट पारिवारिक जेनेटिक्स जो मैंने आपको समझाया, प्लस हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल हो गया है, हम जिम तो कर रहे हैं पर हम स्मोकिंग भी कर रहे हैं, हम टोबैको भी ले रहे हैं, हम जंक भी खा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम जंक खा रहे हैं और डाइट करके बाद में हम लोग जिम करके उसको कम कर लेंगे। रिस्क को ऐसा नहीं होगा सर। साथ ही में जब आप एक्सेसिव एग्रेसिव जिमिंग करते हैं या एग्रेसिव मैराथन रन कर रहे हैं तो होता क्या है, कई बार कोरोनरी आर्टरीज में डिसेक्शन हो जाता है जिसमें कि अंदर कटाव हो जाता है। जब अंदर कटाव होगा तो वहाँ पे एक बॉडी की टेंडेंसी कि क्लॉट बना दें, तो डिसेक्शन से एक कॉमन रीज़न हो जाता है जब एग्रेसिव जिमिंग की तरफ हम जाते हैं। कई बार कोरोनरी के एनॉमलीज होती है। कोरोनरी मतलब कि जो दिल की ध्वनियाँ हैं उनको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। तो अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी जेनेटिक तौर पे है तो किसी ने ज़्यादा
एक्सरसाइज की, अचानक से जिम में गए और हार्ड प्रेसेस जिम करने शुरू कर दिए, तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप ग्रेडेड धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा। दूसरा, आपने बोला कि शादी में कोई गया, कोई डांस कर रहा है, कुछ हो गया, अचानक से बेसुध हो गया, उसके पीछे भी एक रीज़न ये हो सकता है कि सर उसने पूरे दिन कुछ खाया पिया ढंग से ना हो। डिहाइड्रेशन एक प्रमुख कारण हो सकता है, जो मैराथन रनर्स में भी कॉमनली देखा जाता है। मैराथन ख़त्म करते करते वो बेसुध हो जाते हैं कई बार, तो वो एक डिहाइड्रेशन के कारण भी बढ़ सकता है। तो ये अगर ये चीज़ों को हम ध्यान दें, जिम को डिस्करेज प्लीज़ मत करिए, जिम बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, और जिम कंटिन्यू करिए। अगर आप करते हैं तो उसको ग्रेड करिए। अचानक से मत सोचिए कि मैं एक दिन में ही अपने बॉडी बिल्डिंग कर लूँ, नहीं। और बॉडी बिल्डिंग करना हमारा मकसद नहीं, हमें फिट रहना हमारा मकसद है। जी सर, ऐसी कौन सी आदतें में हम अपनाएं या ऐसी कौन सी आदतों में बदलाव करें जिससे हमें हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत कम हो जाए? सर, 2 चीज़ें मैंने बताया आपको। जो 80% आपका रिस्क आपके हाथ में है, 20% जेनेटिक्स के आप ब्लेम कर सकते हैं कि मेरे जेनेटिक्स में है, मुझे रिस्क है, पर उसको भी आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल से कम कर पाएंगे। डाइट और लाइफस्टाइल आपका 80% रिस्क बनाता है। डाइट में हम बोलें तो तली हुई चीज़ें, जंक फूड, घी तेल का ज़्यादा सेवन होना और फ्राइड फूड का ज़्यादा सेवन होना, ऑयल को रीयूज़ करते रहना, उसी में बार बार पकाते रहना खाना, क्योंकि जो हलवाई है वो तो ऑयल बदलेगा नहीं सर, आपको अपनी लाइफस्टाइल ही बदल सकते हैं आप। दूसरा, टोबैको सर, टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा हो, पान मसाला हो, तंबाकू हो, खैनी हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, ये सब आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसको तो आप जितना दूर रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, आप दीर्घायु रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी 80% रिस्क आपका बढ़ जाता है। और प्लस अगर आपकी फैमिली में कोई पॉजिटिव हिस्ट्री रही है, जैसे मैंने बताया, तो आपका रिस्क और बढ़ जाएगा। तो ये गंभीरता से लेने वाला विषय है। सर, मैंने फिर भी देखा है, मैंने ऐसे लड़कों को भी लड़कियों को भी देखा है जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, जो मांस मदिरा स्मोकिंग से बहुत दूर है, तंबाकू तो उन्हें देखा तक नहीं है, खाया तक नहीं है, बहुत अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, फिर भी ऐसे युवाओं को अटैक आ रहे हैं। सर, अटैक आने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहली चीज़ ये समझनी है सर, ये कह देना कि हमारे परिवार में किसी को नहीं हुआ, हम स्वस्थ हैं, हमारा ब्लड टेस्ट सारे स्वस्थ हैं, हमें अटैक नहीं आ सकता, उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, डिहाइड्रेशन एक सिंपल सा कारण है सर। आपने ज़्यादा एक्सर्शन किया, आपने जिम ज़्यादा एग्रेसिवली किया, या आपने मैराथन दौड़ा, या आपने पूरे दिन पानी नहीं पिया, तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें स्पाज़म हो जाता है, वो दब जाती हैं, तो दब जाएंगे तो अटैक आ सकता है। या फिर डिसेक्शंस हो जाते हैं, यंग एज में ये बहुत कॉमन हो जाता है कि आपका डिसेक्शन मतलब कि आपकी जो खून की ध्वनियाँ जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, उसमें अगर हल्का सा भी कहीं पे डिफेक्ट आ गया तो वहाँ पे बॉडी की टेंडेंसी है कि उसको सील करना, तो वो क्लॉट बना देगी, क्लॉट बनाए आपको अटैक आ जाएगा। पर ऐसे लोग जो स्वस्थ आप बता रहे हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ नहीं है, उनका खान पीन भी बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हार्ट हो, पर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली सबके सामने आ जाता है कि ऐसा कुछ हो गया। बट ऐसे केसेस बहुत कम है, लेकिन उसके पीछे हो सकता है उनके कुछ जेनेटिक्स हो जो कि कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुए। तनावग्रस्त आजकल जीवन सबका हो चुका है। तनाव में रहता है व्यक्ति, जॉब का तनाव है, बॉस के टारगेट है इसका तनाव है, घर को चलाना है इसका तनाव है, पैसा का तनाव है, खर्चे का तनाव है, तनाव में तो रहेगा। तो तनाव में रहते हुए इस चीज़ों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? सर, पहले तो तनाव जो है ना, अपने आप में एक बीमारी की जड़ है सब चीज़ों की। तनाव को कोशिश करिए कि जैसे हम लोग एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं, उसी तरह से मेडिटेशन, योगा, ये एक प्रमुख कारण है जिससे आप मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आमतौर पे मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है सर हिंदुस्तान में। लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम ज़्यादा तनाव ले रहे हो। पर तनाव भी जैसे बीपी शुगर है वैसे ही एक बीमारी है, इसको एड्रेस करना सबके लिए ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। तो तनाव को सबसे कम करने का आसान तरीका ये है कि मेडिटेशन करिए, योगा करिए, क्योंकि अगर तनाव कम नहीं होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ेगा, आपका हार्ट डिजीज़ बढ़ेगा, आपका स्ट्रोक बढ़ेगा। तो सब कुछ तनाव से ही जुड़ा हुआ है। 7 से 8 घंटे की नींद निश्चित तौर पे लीजिए। अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, आपका हृदय स्वस्थ है, तो आप डेफिनेटली अच्छा काम कर पाएंगे, एक अच्छा आउटपुट दे पाएंगे अपने बॉस को, अपने सुपीरियर्स को, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका आउटपुट बहुत कई गुना बढ़ जाएगा जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, आपका हृदय स्वस्थ होगा। हृदय स्वस्थ होना, मस्तिष्क स्वस्थ होना, साथ में आपका पूरा शरीर स्वस्थ होना, आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ना है जी। और तनाव को कम करेंगे तो सब चीज़ जुड़ी हुई है सर जी। तो इस तरीके से आपको चलना चाहिए। साथ में व्यायाम, मैं प्रमुखता से कहूँगा कि व्यायाम ज़रूर करिए और कोशिश करिए एटलीस्ट आप आधा घंटा जीवन का डेली
थोड़ा सा मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज जो होती है, जैसे कि तेज़ चलने वाली एक्सरसाइज, जी। जो कि नॉर्मल चलना और जॉगिंग के बीच का जो स्पीड है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग, वो आधा घंटा अगर आप समय निकाल के कर पाएँ तो उससे भी आपके हृदय रोग या आपके स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सर। आज की जो जीवन शैली चल रही है सर, आज की जीवन शैली को देखते हुए हमें किस एज में अपने हार्ट के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए? सर इसमें आपको देखिए, पहले 60 साल के ऊपर हम बोलते थे किसी को हार्ट अटैक आया, स्ट्रोक आया, यही सुनते जी, थे सर। बिल्कुल यही जब हम सुनते छोटे थे हम भी यही सुनते थे, आप भी यही यही सुनते होता थे। था सर ये। पर आजकल की जीवन शैली में बदलाव आ गया है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो और ज़्यादा बदल गई हैं चीज़ें। कुछ रिसर्च पेपर हैं जो कोविड को भी ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, बट वो बहुत लिमिटेड हैं सर। ज़्यादातर हमारा जीवन शैली है, व्यायाम ना करना, गलत आदतें हमें रखना, खाना पीना हमारा स्वस्थ ना होना, तो इनसे हमारा रिस्क बढ़ जाता है। अगर ये सब चीज़ें हम लोग ठीक करें तो हमें रिस्क कम हो जाएगा। आमतौर पे मैं कहूँगा 35 साल के ऊपर आप निश्चित तौर पे अपने कुछ ब्लड टेस्ट, ईसीजी, इको, ये सब चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं अपने डॉक्टर के परामर्श पे। तो आप जैसे बेसिक टेस्ट है सीबीसी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शंस, लिपिड प्रोफाइल, जिसको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट मैंने आपको बताया, शुगर, HbA1c जो आपका 3 महीने का एवरेज शुगर आपको बता देगा, एक बेसलाइन ईसीजी। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो एक TMT आप 5 साल में एक बार करा लीजिए जी। 35 साल के बाद। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं कुछ काम करता हूँ। जैसे TMT क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट। जब आपको एक ट्रेडमिल पर चलाया जाता है तो आपकी धड़कनें बढ़ेंगे, आपके दिल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ऑक्सीजन की। तो अगर आपका कुछ माइनर सा भी चेंजेस आएगा तो आपका जो डॉक्टर साहब हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उसको पकड़ पाएंगे और समय रहते उसका इलाज भी हो पाएगा। उसके हिसाब से आपको गाइड भी किया जाएगा क्या चेंजेस लाइए अपनी डाइट में या लाइफस्टाइल में, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम किया जा सकता है समय रहते। जी। अभी आपने कहा सर कि कोविड के पहले भी, शायद कोविड 20 में आया था, 2020 में। कोविड के पहले और अभी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तेल भी तो वही आ रहा है, घी भी वही आ रहा है, खान पान भी वैसे ही है। तो कह सकते हैं कि कोरोना ही इसका एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि आज युवाओं में अटैक आ रहा है। सर पूरी तरह से कोरोना को ब्लेम करना सही नहीं होगा। तो पहले तो नहीं होता था ऐसा 2020 मैं से वही पहले? बता रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं ब्लेम कर सकते, पर कुछ रिसर्च पेपर हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं कि कोविड के बाद इंसिडेंट्स बढ़े हैं। उसमें हो सकता है हमारा जो पहले हमारे व्यायाम करने की स्थिति थी वो कम हो गई है। हम नहीं जाते हैं सर्दियों में बाहर, हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सरसाइज ही ना करें सर्दियों में, क्योंकि हमें कोरोना ना हो जाए, हमें कोविड ना हो जाए। हल्का सा जुकाम को भी हम लोग डर के मारे हम घर में बैठ जाते हैं आज की डेट में, क्योंकि कोविड का हमने वो दौर देखा जहाँ पे काफ़ी मृत्यु दर रही हमारे देश में भी। तो लोगों में वो भय है उस चीज़ को लेके। पर पूरी तरह से कोरोना को हम नहीं इसमें ब्लेम कर सकते। कुछ हद तक हमारी अपनी पर्सनल आदतें हैं और कोविड के बाद वो शायद बढ़ गई हैं। कुछ कोविड ने भी बढ़ाया है हार्ट अटैक को, कुछ हमारी आदतों ने भी बढ़ाया है। एक सर सबसे बेकार बीमारी ने जन्म ले लिया है, हर व्यक्ति वर्ग में होती जा रही है, वो है गैस होती है। और पता लगता है, अभी हमने रिसेंट में एक केस देखा था, एक व्यक्ति का जी घबराया, उसको गैस हुई, उसने टेबलेट ले ली, वो समझा मुझे गैस, लेकिन अचानक उस गैस से ही उसको अटैक आया और वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। सर ये बहुत गंभीर विषय आपने आज उठाया है। गैस तो आजकल आम बात हो गई है सर। जी। किसी को कोई परेशानी हो सबसे पहले गैस बोल दिया जाता है। किसी को सर दर्द भी होगा तो उसको बोलते हैं पहले गैस हो गई है तुम्हें। जी। तो गैस जो है ना सर, सबसे बड़ा कल्प्रिट है आज के टाइम में। एक मिस इन्फॉर्मेशन है सर, लोगों में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे पता लगाएं कि गैस है या हार्ट का प्रॉब्लम है आपको। सर मैं कहता हूँ अगर आपको 1% डाउट है कि आपको गैस है या हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप हार्ट का प्रॉब्लम मानिए उसको। जी। दूसरा, दर्द किस तरह का होगा गैस में? गैस में नॉर्मली खाना खाने के आसपास का ही दर्द होता है कि आपने खाना नहीं खाया तो दर्द हो रहा है, खाना खा लिया तो दर्द हो रहा है, या हो सकता है आप कुछ भी नहीं करें, बैठे बैठे आपको दर्द हो रहा है। लेकिन जो हार्ट का पेन होगा, हार्ट का पेन जो होगा सर, एक भारीपन जैसा महसूस होगा, जैसे आपके सीने को कोई दबा रहा है। हो सकता है इधर आपके कंधे में जाए, गर्दन में जाए, जबड़े में जाए। साथ में हो सकता है एक पसीना आए जो कि आमतौर पे नहीं आता है किसी इंसान को। एक अलग तरह का पसीना महसूस होगा, एक ऐसा फीलिंग होगा कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है आपकी बॉडी को। वो आपको समझना है कि वो एक हार्ट का संकेत है। वो पहली बार ऐसा हो सकता है आपको हो रहा हो। गैस हो सकता है आपको बार बार होती हो, पर मैं कहूँगा अगर आपको बार बार गैस भी हो रही है तो आप उसको हृदय का समस्या मान के एक बार एक ईसीजी करा लें, एक बार एक कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श ले लें, उसको घर पे इलाज ना करें। जी। फिर भी सर इंसान ने शरीर को मशीन समझ रखा है। जिस प्रकार से हमारी मोटरसाइकिल ख़राब होती है, कार ख़राब होती है, तो ही वो मैकेनिक के पास जाती है।
उससे पहले तो शायद हम ले जाते नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी सर्विस रूटीन टाइम पे कराते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर हो चुका है, जब तक ये बीमार नहीं होगा तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। उसका एक बेसिक रीज़न भी ये है कि इंसान के मन में डर है कि अगर मुझे पता लग गया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो टेंशन ले लेगा, उसको पता लग गया कि मेरी किडनी प्रॉब्लम है तो टेंशन ले लेगा। तो इस बात को आप कैसे नज़रअंदाज करना सिखाएंगे कि व्यक्ति अगर पहचान लेगा बीमारी को तो ये नुकसान नहीं है? सर देखिए, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको आपके आगे एक गड्ढा नज़र आ रहा है, तो क्या सही है, उसको भर के पार करना या रिस्क लेके आप कूदना चाहेंगे? सीधा सा सवाल है सर। उसको भरेंगे सर। भर के आप रास्ता बनाएंगे तो आप सेफली जा पाएंगे। अगर आप उसको कूद के अपनी क्षमता को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक मूर्खता वाला हो सकता है आप उसमें गिर जाएं, आप अपने आप को चोट पहुंचा लें और ऐसी गंभीर चोट पहुंचा लें जो रिकवरी भी ना हो। जी, हो सकता है। और सिर्फ एक इंसान नहीं है सर, एक इंसान के पीछे एक परिवार होता है, तो उसके परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कई बार किसी को हृदय रोग हुआ तो उसका परिवार बिखर जाता है सर। हमने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे जो अर्निंग मेंबर था यंग एज में वो एक्सपायर हुआ जी, जिस समय रहते अस्पताल नहीं पहुंच पाए एक हार्ट अटैक के चलते। तो उसके परिवार की क्या हालत होती होगी, तो आप ये सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं अपने जांच पहले करा लूँ, समय रहते करा लूँ, मेरा परिवार है मेरे पीछे और वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो आप अपने लिए ना सोचें, कम से कम उनके लिए सोचें और समय रहते अपनी जांचें कराएं और अपने परिवार की जांचें भी कराएं। वो स्वस्थ होंगे, उनका मानसिक तनाव कम रहेगा, हृदय रोग कम रहेगा, स्ट्रोक कम रहेगा, तो आप भी खुश रहेंगे सर। जी। एकदम से सर जो अटैक आता है, अटैक आने से पहले वो क्या संकेत देके जाता है? सर हार्ट अटैक अचानक से ऐसा भारीपन होगा जो आपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया होगा सीने में। किस पार्ट में? पूरी छाती में भारीपन हो सकता है, आमतौर पे बाईं तरफ ज़्यादा फील होता है, लेकिन पूरी छाती में हो सकता है। ये दर्द आपको कंधे में भी महसूस हो सकता है, हाथ में भी महसूस हो सकता है, जबड़े में भी जा सकता है, गर्दन में भी जा सकता है और साथ में हो सकता है पसीना भी आए। जी। पर ये सब मरीजों में नहीं होगा हेमंत जी, क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं डायबिटीज़ जैसे हम बोलें, जी। उनमें पेन शायद नहीं होता उतना, पता ही नहीं पड़ता है। उनको साइलेंट अटैक बोल सकते हैं आप, दर्द नहीं महसूस होता है उनको कई बार। तो कई बार आपको सिर्फ पसीना आ रहा होगा, कई बार सिर्फ आपको छाती में गैस जैसा जलन हो रहा होगा, खट्टी डकारें आ रही होंगी, हो सकता है उल्टी भी आ जाए, जी। जिसको आप सोचें कि मेरे को तो नॉर्मल उल्टी आई है, पर वो हो सकता है अटैक के चलते आई हो आपको। तो अगर आपको कुछ भी अनईजीनेस कभी लगता है, घबराहट लगती है, पसीना आता है, गैस जैसा लगता है, तो आप प्लीज़ एक ईसीजी करा लें नियरेस्ट कहीं भी फिजिशियन के पास जाके। आजकल ईसीजी बहुत इजीली अवेलेबल है सर, कहीं पे भी हो सकता है, और किसी भी एक डॉक्टर से आप परामर्श ले लें। फिर भी सर अगर मान लीजिए मेरे परिवार में किसी को एकदम ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको अटैक आ रहा है, उस दौरान मुझे तुरंत क्या करना चाहिए? सर देखिए, अगर किसी को अटैक आ रहा है, पहले तो सबसे पहले मरीज़ को शांत रखिए, क्योंकि अगर आप घबराए तो मरीज़ भी घबराएगा और उसकी धड़कनें बढ़ेंगी तो अटैक की परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। तो पहले तो उसको शांत करना है। आप समझ गए अटैक आया है, अगर आपके पास घर में डिस्प्रिन की गोली, जो कि आमतौर पे आजकल हर केमिस्ट के पास हर घर में मिल जाती है, एक डिस्प्रिन की गोली, सिंपल सी गोली है सर, ओवर द काउंटर मिल जाती है, उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड नहीं होती हमारे देश में। वो डिस्प्रिन की एक गोली कम से कम उसको खिला दीजिए आप, हो सके तो चबा के खिलाने के लिए बोलिए, तो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको अटैक लगता है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक ईसीजी ज़रूर करा लीजिए। दूसरा, अगर पेशेंट बेसुध हो जाता है तो एक प्रक्रिया होती है जिसको सीपीआर कहा जाता है सर। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर मेरे ख्याल से हर एक देश के नागरिक को आना चाहिए जी। इसके लिए हमें स्कूल से ही परिवर्तन लाना चाहिए, बच्चों में सीपीआर को लेके, स्कूल कॉलेजों में, इन सब से ही, या टीवी ऐड के माध्यम से भी सीपीआर को हमें बताना चाहिए आम जनता को कैसे किया जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं सीपीआर के बारे में। जी सर, बताएं ना सीपीआर होती क्या है और इसको किस तरह से हम किस पेशेंट को दे सकते हैं? सर देखिए, सीपीआर दो तरह का होता है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर है, एक एडवांस होता है। आम जनता के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट से आप काफ़ी जानें बचा पाएंगे, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे आपके रास्ते में चलते कोई आपको मिल जाए। सीपीआर एक लाइफ सेविंग चीज़ है सर, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंपल सा आप याद रखिए, नर्व्स देखना आना चाहिए। पहले तो आप हाथ की नर्व्स देख लीजिए, बेसिक तरीका है सर, घर पे हर कोई देख सकता है नर्व्स। जी। लेफ्ट सिर्फ देख लिया है आपको, right, सिर्फ किसी भी हैंड में आपको सिर्फ ये देखना है कि धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही, महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर यहाँ नहीं हो रही है तो गर्दन में आप देख सकते हैं। जी। पर ध्यान ये रखिएगा, दोनों तरफ की गर्दन एक साथ चेक नहीं करनी है, आपको एक बार में एक ही तरफ की चेक करनी है।
ठीक है। क्योंकि आपका ब्रेन सप्लाई यहाँ से है। अगर आप दोनों दबाएंगे तो ब्रेन को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो एक बार में एक ही तरफ का चेक करें। अगर आपको धड़कन नहीं महसूस हो रही है तो हो सकता है उसका हृदय चलना बंद हो गया है। इस कंडीशन में आपको CPR देना चाहिए। CPR क्या होता है? छाती का कंप्रेशन। छाती को आपको सिर्फ इतना दबाना है कि वो करीब करीब 2 इंच आपका नीचे चला जाए। छाती का सेंटर पॉइंट पे दबाना है। लेफ्ट में नहीं दबाना, राइट में नहीं दबाना, सेंटर पे दबाना है। हाँ, ये भ्रम है लोगों में, लोग जी। लेफ्ट में दबाते हैं। जी, उनको लगता है कि हम हृदय को दबा दें। ऐसा नहीं है, हृदय आपके सेंटर में भी आप दबाएंगे तो हृदय का आप आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। CPR करने से क्या हो रहा है? जो हृदय रुका हुआ है उसको हम ब्लड को सर्कुलेट कर पा रहे हैं दबाने से। कितना दबाना है, कितना तेजी से दबाना है? 2 इंच की दबावट होनी चाहिए। हड्डियां नहीं तोड़नी होती हमें किसी मरीज की। 2 इंच आपका शरीर का स्टर्नम दबे और उसको रिकॉइल होने का समय दें। फिर दबाएं, फिर रिकॉइल हो, फिर दबाएं, फिर रिकॉइल हो। और कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी? आपका स्पीड ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम 1 मिनट में 100 बार दबा पा रहे हैं उसको। मोटा मोटा मैं आपको ये अंदाज़ा दे रहा हूँ। ये भी नहीं कि हमें बहुत तेज़ी से दबाना है, हम कुछ जादू कर देंगे, नहीं। आप इतना समय दीजिए कि वो रिकॉइल हो, दोबारा से उसमें ब्लड भरे और हार्ट आगे पंप करे। जब तक उसको आप रिलैक्स होने नहीं देंगे तो उसमें ब्लड नहीं भरेगा। आप स्पीड ज़्यादा भी नहीं रख सकते, कम भी नहीं रख सकते। तो तकरीबन 100 की स्पीड पे आपको करना है। और कितना करना है? 2 इंच का कंप्रेशन हो अंदाजन। तो इसको आमतौर पे CPR कहा जाता है। जी। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दें। अगर आपको कोई हेजिटेशन, आप नहीं जानते हो, रोड पे कोई मिल गया तो कोई ज़रूरत नहीं रेस्पिरेशन देने की। आप सिंपल CPR करिए, हेल्प के लिए कॉल करिए। नियरेस्ट लोगों को बोलिए कि एम्बुलेंस के लिए आप कॉल कर दीजिए, नियरेस्ट अस्पताल को इन्फॉर्म कर दीजिए। आप CPR कंटिन्यू करके रखिए, तो इससे आप बहुत सारी लाइफ बचा पाएंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। निश्चित रूप से लोग इसको समझेंगे तो उनके सामने कभी सामने ही होता अटैक, ऐसा तो है नहीं कि किसी को बंद कमरे में आएगा, किसी के सामने आएगा तो उसकी शायद उसकी जान बचा पाए, उसको अस्पताल तक पहुंचा पाए। आपने सर इतना बताया, फिर भी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हर व्यक्ति को अब 35 साल की उम्र के बाद अपनी पॉकेट में रखना ही चाहिए कि कभी उसको ऐसा लगे तो वो तुरंत उसको निकाल के खा जाए और डॉक्टर तक जाने की स्थिति में आ जाए? सर देखिए, ये एक दो धारी तलवार है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, पर फिर भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको अटैक आया तो एक हम दवाई का कॉकटेल बोलते हैं सर, जिसमें 3 दवाइयाँ बेसिकली आती हैं। एक आती है डिस्प्रिन, जो आमतौर पे आराम से मिल जाएगी। एक आती है क्लोपिडोग्रिल, वो भी खून पतला करने की एक दवाई है। और एक आती है एटोर्वास्टैटिन। ये 3 दवाई का कॉम्बिनेशन को हम लोग कार्डियोलॉजी की भाषा में लोडिंग डोज बोल देते हैं। जी। अगर किसी भी पेशेंट को कभी कोई ब्लीडिंग की टेंडेंसी नहीं हुई है, मान लीजिए किसी को कोई हेमरेज नहीं हुआ है या कोई रीसेंट सर्जरी नहीं हुई है, या डाउटफुल सा कोई केस है कि हमें पता नहीं कि अटैक हुआ है कि कुछ हुआ है, तो उस केस में ना सेवन करें। अगर आपको कभी ब्रेन हेमरेज हो रखा है, प्लीज़ ऐसे बिना पूछे सेवन ना करें। या आपको कहीं से खून निकल रहा है, मान लीजिए पाइल्स है, एक्टिव पाइल्स हैं, आपको ब्लीडिंग होती है, आपने दवाइयाँ सेवन कर लिया, आपको पता भी नहीं कि आपको अटैक है कि आपने ले ली, सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पर अगर आपको लगता है कि अटैक है और मैं नियरेस्ट मेडिकल जो फैसिलिटी है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो ये 3 दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम डिस्प्रिन आप अपने घर में ज़रूर रख लीजिए। जी। ठीक है। और कुछ कार्डियक पेशेंट्स होते हैं सर, जो पहले से दवाइयाँ चल रही हैं जिनकी, उनके पास एक दवाई होती है छोटी सी ज़बान के नीचे रखने की, जिसको सॉर्बिट्रेट कहा जाता है। तो वो लोग जानते हैं उनको सॉर्बिट्रेट कब लेनी, वो जानते हैं कि छाती का दर्द जो है वो हृदय का दर्द कब है, वो खुद समझ जाते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो सॉर्बिट्रेट उस केस में इस्तेमाल की जा सकती है। जी। पर फिर भी अपने जो डॉक्टर जिनसे आप बातचीत करते आए हैं उनसे ज़रूर परामर्श लें। सेल्फ मेडिकेशन अपने आप इस तरीके से ना करें कि आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। जी सर, जब हम हृदय संबंधी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, आप 2 वर्ड यूज़ करते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। इसे हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, ये 2 शब्द हैं क्या? सर एंजियोग्राफी जो है ना, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। डायग्नोस्टिक मतलब कि आप सिर्फ जांच कर रहे हैं कि कितना ब्लॉकेज है। उसके लिए तरीका क्या होता है, हम लोग हाथ की नस या जांघ की नस के माध्यम से 90% चांसेस होता है हम हाथ की नस से करते हैं ताकि मरीज़ को डिस्कम्फर्ट ना हो। तो हाथ की नस से 90% चांसेस होते हैं हम हाथ की नस में एक तार और कैथेटर के माध्यम से दिल तक पहुंचते हैं। दिल की ध्वनि में हम एक स्पेशल डाई डालते हैं और एक मशीन होती है कैथ लैब, जो कि एक एक्सरे के माध्यम से चलती है। उसकी जब डाई डालते हैं तो हम देख पाते हैं कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं। वो हम एकदम लाइव एक्यूरेट हम आपको बता सकते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस कितने % हैं और आपको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए आपके इलाज के लिए। ये हम सिर्फ डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ डायग्नोसिस बताया आपको। पर अगर हम जब डिस्कस करते हैं कि आपका ब्लॉकेज 100% है या 90% है और क्रिटिकल ब्लॉकेज है, आपको इसमें एक इलाज की ज़रूरत है,
तो इलाज एंजियोप्लास्टी के माध्यम से किया जाता है। अब एंजियोप्लास्टी भी 2 माध्यम से होती है सर। कई एंजियोप्लास्टी में हम सिर्फ बलून का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बलून एंजियोप्लास्टी बोल देते हैं। जी। कई ऐसे हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं जहाँ पे हमें एक स्टेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक ड्रग कोटेड स्टेंट्स होते हैं, हमारे ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स भी बोलते हैं उनको। उसको हम लोग ब्लॉकेज खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम लोग स्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे हम बलून इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों के थोड़े थोड़े अलग इंडिकेशन हैं, पर एंजियोप्लास्टी मतलब 2 तरह से होती है, बलून एंजियोप्लास्टी और एक स्टेंट एंजियोप्लास्टी। तो ये एक इलाज का माध्यम हुआ बेसिकली। जी सर, एक स्वस्थ हृदय में कितने ब्लॉकेज हो सकते हैं? सर, स्वस्थ हृदय में ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए, पर ब्लॉकेजेस क्रिटिकल क्या है वो जानना ज़रूरी है सर। कई बार जब अटैक आता है तो हो सकता है आपकी नसें क्रिटिकली ब्लॉक हों, जो कि हम लोग 70 से ऊपर बोल देते हैं क्रिटिकली ब्लॉक है अटैक के सिचुएशन में। कितनी नस होती है सर? 1 2 4 सर 4 5? 3 मेजर नसें होती हैं एक हृदय के अंदर आमतौर पे। 2 बाईं तरफ होती हैं, एक राइट साइड में होती है, पर ये कई बार एबनॉर्मली भी कहीं से लेफ्ट से भी निकल रही होती है, राइट से निकल। मेजॉरिटी टाइम 99% टाइम्स आपका 2 लेफ्ट में होंगी, एक राइट में होंगी। जी। ये 3 मेजर नसें। अब जैसे एक पेड़ होता है उसकी तने होती हैं, ऐसे ये 3 जो पेड़ हैं इनकी तने निकलती हैं, ब्रांचेस बोलते हैं, जी। जो पूरे हृदय को सप्लाई कर रही हैं। तो अगर 3 मेजर नसों में ब्लॉकेज है तो ये एक मेजर अटैक की संभावना हो जाती है। तो इसका इलाज आमतौर पे हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। कई बार सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको 4 स्टेंट लगेंगे, 5 स्टेंट लगेंगे, जबकि नस तो 3 ही है। सर अब स्टेंट, जैसे आप एक तना मान लीजिए, तना तो है ना आपका 4-5 सेंटीमीटर का तना है, तो हो सकता है एक ब्लॉकेज ऊपर है, एक ब्लॉकेज नीचे है, एक ब्लॉकेज उसके नीचे है। तो स्टेंट तो की लग मात्रा सकता है, बढ़ तो सकती है। 4-5 एक नस स्टेंट में भी भी लग 3 स्टेंट लग सकते हैं सर। जी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेंट नस में एक ही स्टेंट लगेगा। डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस सीवियरिटी की है। हो सकता है पूरी नस में ही आपकी बीमारी है, एक जगह 90 है, लेकिन एक जगह 70, एक जगह 80 है, फिर 90 है, तो आपका तो कवर करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसमें एक स्टेंट से आपका काम ना चले, तो वहाँ पे हमें 2 या 3 स्टेंट भी आवश्यकता पड़ जाती है। सर जैसे हम सर्जरी कराते हैं तब एक बीपी और शुगर लेवल चेक करके ही सर्जरी करते हैं, क्योंकि वहाँ शायद कट वगैरह लगाना पड़ता है। तो इस सर्जरी में भी, जो सर्जरी नाम दे या एंजियोप्लास्टी नाम दे, इसमें भी हमें बीपी शुगर से कुछ बिल्कुल रिलेशन है? बिल्कुल बिल्कुल। बीपी शुगर हमारा कंट्रोल होना चाहिए किसी भी इंटरवेंशन के टाइम में। पर होता क्या है ना, आमतौर पे हार्ट अटैक का मरीज़ का बीपी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो हमें वेट नहीं कर सकते उसको कि हम लोग उसको पहले ठीक होने का समय दें और हम फिर हार्ट को, नस को, ब्लॉक को खोलें, क्योंकि उसमें हमारे एक कहावत है कार्डियोलॉजी में, टाइम इज़ मसल। जी जी। तो जितना जल्दी उपचार मिलेगा उतना ही हम हार्ट की मसल को बचा पाएंगे, क्योंकि नस जितना देर ब्लॉक रहेगी उतना ही मसल का हिस्सा जो है डैमेज होता जाएगा। तो हमें समय महत्वपूर्ण है इसमें। जी। तो बीपी कंट्रोल करना दवाइयों के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, और शुगर भी मैनेज करना इंसुलिन के माध्यम से। जी। तो ये दोनों चीज़ हम कर सकते हैं जल्दी, और साथ में हम लोग उसका इलाज भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग मरीज़ को एक अच्छा लाइफस्टाइल भविष्य में दे पाएँ। क्योंकि अगर एक बार हार्ट मसल डैमेज हो गया तो उसका भविष्य भी अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं उस पर। जी सर ये तो बात हुई कि हमें किस तरह से बचना है, और अगर अटैक आता है तो हमें क्या करना है। मान लीजिए मेरे परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसको अटैक आ चुका है, जिसको स्टंट डल चुका है, या उसकी बाईपास हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में परिवार को और संबंधित मरीज को क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए? सर, एक तो दवाइयाँ। आमतौर पे लोगों में एक मिथ कह लीजिए कि हमारी स्टेंट लग गया, हमारी नस खुल गई, हम दवाई छोड़ सकते हैं। ये एक गलत मिथ है सर। तो अगर आपको स्टेंट लगा है तो कम से कम कोशिश करके 1 साल तो दवाई खानी है, अगर आपको ब्लीडिंग रिस्क नहीं है। जी। अगर ब्लीडिंग रिस्क है तो अपने कार्डियोलॉजी के परामर्श पे उसको कम कर सकते हैं, पर मिनिमम हम बोलते हैं कम से कम 1 साल ज़रूर खाइए। हाई इंटेंसिटी डबल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो होते हैं प्लस स्टैटिन्स, ये आपको लेना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। प्लस अदर दवाइयाँ होती हैं जिसमें आपकी कार्डियक की धड़कन जितना हमें कंट्रोल करनी है, वो उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं। पर आमतौर पे दवाइयाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि आपको दोबारा अटैक ना आए। जी। चाहे वो बाईपास भी हो, बाईपास करने के बाद भी आपकी दवाइयाँ चलती हैं। दवाइयाँ आप बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरा स्टेंट डल गया, मेरी नस खुल गई, अब मैं दवाइयाँ ना लूँ, ये नहीं होगा। दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी, प्लस डाइट में आपको सुधार लाना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल आपको अपनी रेंज में लाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग स्टेंट के बाद एलडीएल को बोलते हैं कम से कम 70 से नीचे होना चाहिए। इंडियन गाइडलाइंस तो इनफेक्ट बोलते हैं आपका एलडीएल 50 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि इंडियंस ज़्यादा कॉमनली प्रिडिस्पोज्ड है किसी हार्ट डिजीज़ के लिए, तो उनका कोलेस्ट्रॉल के टारगेट को और कम कर दिया जाता है ताकि उनको संभावना और कम हो जाए। प्लस आपका स्मोकिंग, टोबैको,
ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, हम्म, नहीं तो आप अपने आप को दोबारा रिस्क पे डाल रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो ये आपको बदलाव लाना है। फिर कार्डियक रिहैब प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम आपको धीरे धीरे बताते हैं कि आप किस लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैक टू नॉर्मल से आने में आपको कितना समय लगेगा, उसको कार्डियक रिहैब का नाम दे दिया जाता है सर। हम्म। तो ये हमें ध्यान रखना है, अपना दवाइयाँ, अपना लाइफस्टाइल, अपना व्यायाम, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको, आपके मरीज़ को, आपके परिवार को इन चीज़ों पे फोकस करना है। सर मेडिसिन में हम जो बीपी के पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी हमने देखा है कि मेडिसिन चल रही है और बीपी फिर नॉर्मल रहने लग गया है। या तो डॉक्टर के परामर्श से मरीज बंद कर देता है या खुद ही उसकी इच्छा से बंद कर देता है, और रिजल्ट ये देखने को मिलता है 2 से 4 महीने में उसको स्ट्रोक आ गया है और शायद उसकी डेथ भी हो गई। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें दवा बंद करना है या नहीं? सर देखिए, आप बीपी की एक बार दवाई शुरू करते हैं, डाइट में बदलाव लाते हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव लाते हैं, बीपी निश्चित तौर पे उस पर कम होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आप अगर ढंग से नींद ले पा रहे हैं अपनी 7 से 8 घंटे की, तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका बीपी कम हो जाए। पर बीपी मॉनिटर रेगुलर करना, दवाइयों को टाइट्रेट करना एक डॉक्टर की सलाह पे, कि आपको दवाइयाँ बढ़ानी है या घटानी है, डाइट में क्या बदलाव लाना है, डॉक्टर से सलाह लीजिए। खुद से ना शुरू करनी है ना बंद करनी है। आपका डॉक्टर अगर बोलता है कि इसकी डोज हम कम करके देखते हैं कैसा चलता है, फिर हम लोग उसको धीरे धीरे करके स्टॉप करते हैं ताकि आप डाइट और लाइफस्टाइल पे आप कंटिन्यू कर पाएँ। बट आपने, हो सकता है 2-4 दिन आपका बीपी ठीक हुआ, आपने सोचा मैं तो ठीक हो गया, पर वो हो सकता है दवाई का असर था, या हो सकता है आपकी डाइट का असर था, या लाइफस्टाइल का असर था जो कंट्रोल हो गया उस तरह समय बीपी भी। बट आपने फिर मॉनिटर ही नहीं किया, बीपी फिर से शूट अप हो गया, हो सकता है आपको स्ट्रोक हो गया या हार्ट डिजीज़ हो गई। तो सेल्फ मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है बीपी का, और एक बार डॉक्टर का परामर्श भी उतना ही ज़रूरी है। सेल्फ मॉनिटरिंग एक बहुत बढ़िया वर्ड आपने यूज़ किया है अभी। मैं मेरी बात करता हूँ, आज मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ। मुझे आप बताएं कि मुझे ऐसे प्राइमरी सिम्टम्स क्या दिखेंगे कि मैं हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहा हूँ? देखिए हेमंत जी, 2-3 प्रमुख लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के। एक तो जैसे मैंने बताया आपको, छाती में दर्द होना, भारीपन होना। मुझे नहीं हो रहा है सर। आपको नहीं हो रहा है, बट हो सकता है आपको चलने पे होता हो ऐसा महसूस। हम्म, जो काम आप पहले आसानी से कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। हो सकता है थकान पहले से- आप 1 फ्लोर चढ़ जाते थे, पहले अब 1 फ्लोर चढ़ने में आपको सांस फूलता है या सीने में भारीपन लगता है, और जो रेस्ट लेने पे आपको आराम मिल जाता है। तो ये क्लियर लक्षण है कि वो आपका हार्ट पे जोर पड़ रहा है, तो आपका हार्ट उस लोड को नहीं झेल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो ये एक संकेत हो गया। साथ में सांस फूलना, हो सकता है पहले आप 2-3 मंजिल चढ़ जा रहे थे, 1 मंजिल चढ़ने में आपको रुकना पड़ता है कि मेरे को सांस ले लूँ मैं, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपको एक अलग तरह का पसीना आना, घबराहट होना, अनईजीनेस होना एक्सर्शन पे, ये भी हो सकता है। या जल्दी थकावट हो जाना, फटीक हो जाना, जो काम मैं पहले आसानी से कर पाता था मैं थक जाता हूँ, ये भी एक लक्षण हो सकता है हार्ट का, बीमारी का, कि आपको हो सकता है भविष्य में हार्ट। तो ज़रूर कार्डियक परामर्श ज़रूर लीजिए इस चीज़ के लिए। हम सर अधिकतर देखते हैं बुजुर्गों में ठंड के दौरान हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी ठंड का सीजन भी है, तो ऐसे में हम क्या सावधानी रखें? सर ठंड बुज़ुर्गों में और जो पहले से हार्ट डिजीज़ हैं, मैं सबको परामर्श करता हूँ कि आप अपने आप को अच्छे से कवर रखें, और हो सके तो कम से कम सुबह 8 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद जितना अवॉइड कर सकें बाहर घूमना फिरना उतना अवॉइड करें, क्योंकि जब ठंडी हवा आपके सीने पे या आपके शरीर पे लगती है तो आपकी नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे आपका बीपी या हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी अगर हार्ट मरीज़ है तो मैं उसको हमेशा सलाह देता हूँ कि सर्दियों में विशेष तौर पे अपना ध्यान रखें, अपने आप को अच्छे से कवर्ड रखें, और जो पीक विंटर्स के टाइम होता है जहाँ पे आपका सूरज नहीं निकला होता है उस समय पे ना निकलें। जी। तो इससे आप अपने हार्ट अटैक की संभावना को और कम कर पाएंगे। तो फाइनली सर लगभग सभी बातें हमारे बीच हो चुकी है। मैं अंतिम रूप से आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आज युवाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हार्ट अटैक की, कुछ सिंपल टिप्स, कुछ 3 टिप्स आप ऐसे दें कि वो अपनाएं और इस दिक्कत से बच सकें। सर पहला टिप तो मेरा यही है कि जो हमारे भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स हैं इनसे दूर रहें, स्मोकिंग, टोबैको इनका सेवन ना करें, लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, आप स्वस्थ खाएं, स्वस्थ व्यायाम करें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें, तो इससे आप अपने हार्ट डिजीज़ को कम कर पाएंगे। तीसरा, ना गलत आदतों में पड़ें, ना किसी को प्रभावित करें गलत आदतों में जाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी बीमारी को छोटा ना समझें। हमारे जो आपने पहले जिक्र किया था गैस, हार्ट अटैक और गैस को प्लीज़ अलग रखिए, क्योंकि गैस आपको मौका देगी, हार्ट अटैक आपको बार बार मौका नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप आए हमें और आपने समय दिया। आज के इस पॉडकास्ट को हम यही विराम देते हैं।
और निश्चित रूप से अगली बार फिर आपकी सेवाएं हम लेंगे, कोई अच्छे टॉपिक पर, हृदय संबंधित कोई एक सिंगल टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज आप आए, आपने इतनी बातें हमारे बीच दर्शकों को बताई, निश्चित रूप से दर्शक इनसे लाभान्वित होंगे। जो भी हार्ट के पेशेंट है वो अपनी आदतों में बदलाव करेंगे इस वीडियो को देख के, और जो हार्ट पेशेंट ना बने वो इस वीडियो को देख के कुछ आदतों में सुधार करेंगे। आज आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, मैं आपका पॉडकास्ट विद एचएस शो में हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। मुझे लगता है अगर मैं किसी का जीवन परिवर्तित कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दर्शकों आपने, अंत में डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात की। आपको शरीर की हर बीमारी मौका देगी, सिर्फ एक ही है, स्ट्रोक या हार्ट अटैक, जो आपको आगे जीवन की एक सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। तो ध्यान रहे, सतर्क रहें, अपनी लाइफ स्टाइल में जो डॉक्टर साहब ने बताया उस चेंजेस को करें। स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहें। नशा करना है तो व्यायाम का करें, एक्सरसाइज का करें, इन सब दूसरे नशों से दूर रहें और सभी परिवार में स्वस्थ रहें। यही हमारी आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम आपकी शुभकामनाएं करते हैं। आज के इस एपिसोड में यही हम विराम लेते हैं। अगली बार फिर आपसे एक नए एपिसोड में मिलेंगे, नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि निरंतर हम आपके लिए एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं और उन पॉडकास्ट से ना जाने कितने ही लोगों का जीवन परिवर्तित होने वाला है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बहुत जरूरी है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम आपके लिए दिन पे दिन अच्छी चीज़ें लाते हैं। आज का जो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है मेरे परम मित्र मुकेश जी धनकर, नीमच लाइव भजन गायक की ओर से किया गया है। मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ। मिलते हैं दर्शकों अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।